लेक्चर 1 में सिर्फ एक ही चीज़ काम की है, वो ये है कि सी प्रोग्रामिंग कब डेवलप हुआ था। 1970s याद रख लो, कहीं कहीं 71 मिल जाता है, कहीं 72 मिल जाता है, मोस्टली आपको 72 मिल जाएगा। किसने करी है? डेनिस रिची साहब ने करी है। क्यों हुआ था? उस समय डेनिस रिची साहब एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे जिसका नाम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी को बनाने के लिए उनको एक लैंग्वेज चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना डाला। ठीक है, कहाँ बना था? AT&T बेल लेबोरेटरी। कौन? आगे बढ़ते हैं। लेक्चर 2 में आपके काम का क्या है, इसमें आप वो देख लो। एक वर्ड है पोर्टेबिलिटी। क्या आपको पता है पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है, एक सेकेंड। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है बेसिकली कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो, वो क्या डिफरेंट आर्किटेक्चर पे डिफरेंट डिवाइसेस पे चल सकता है। तो आप सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर कोई सी प्रोग्रामिंग की मदद से आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो वो पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो। मतलब पोर्टेबिलिटी का मतलब सिंपल इतना सा होता है। ठीक है, अब देखो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजरल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर लैंग्वेज। प्रोसीजर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है ये समझो। प्रोसीजर लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि वैसी लैंग्वेज जो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करती है। मतलब आप उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखोगे एक के बाद एक लिखोगे। जैसे आपको कोई चीज़ करवानी है, आपको लेट से आपको खाना मंगवाना है, तो आप सॉरी सॉरी तो आप करोगे क्या कि आप उसको इंस्ट्रक्ट करोगे। आपको अच्छे से इंस्ट्रक्ट करना होगा कि यहाँ से चल कर जाओ, एक प्लेट ले लेना, प्लेट को धुल लेना, खाने को प्लेट में रख लेना, फिर लेकर आना। तो आप जो इंस्ट्रक्शंस दोगे ना, एक लाइन में लाइन, ऐसा थोड़ी बोल दोगे आप पहले बोल दिए कि प्लेट में खाना रख लेना, फिर बोल दोगे प्लेट को धुल लेना, तो आपका खाना धुल जाएगा। तो प्रोसीजर का मतलब सिंपल इतना ही होता है कि इंस्ट्रक्शंस एक सर्टेन सीक्वेंस में हो। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है वो समझो। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है ना कि आपका प्रोग्राम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में टूटा हो, जिसको आप फंक्शंस बुलाते हो। अब फंक्शंस में ही बात कर लेते हैं। फंक्शंस होता क्या है? फंक्शंस बेसिकली क्या होता है ना कि आप एक लंबा प्रोग्राम ऐसे लिखते चले जाओ, सारा काम एक ही प्रोग्राम में आप करते चले जा रहे हो, और एक दूसरा बंदा थोड़ा स्मार्ट है, वो क्या किया ना, प्रोग्राम के जो काम जो जो कर रहे हो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। लेट से आप एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिख रहे हो, उसमें एक काम कर रहे हो आप ऐड का, एक सब्ट्रैक्ट का कर रहे हो, एक डिवीज़न का, एक मल्टीप्लिकेशन का कर रहे हो आप। तो एक तो आप ये भी कर सकते हो कि सारे को आप ऐसे ही एक ही प्रोग्राम में लिख दिए एक साथ, और एक क्या कर सकते हो, ऐड को आप एक अलग ब्लॉक में लिख दिए, सब्ट्रैक्ट को आप एक अलग ब्लॉक में लिख दिए, मल्टीप्लाई को एक अलग ब्लॉक में लिख दिए, डिवीज़न को एक अलग ब्लॉक में लिख दिए। इससे क्या होगा, छोटे छोटे ब्लॉक्स में अगर आप एक प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हो तो उसमें लेट से डिबग करना हो तो वो भी आसान होता है, या फिर आपको कोई भी चीज़ कोई भी चेंजेस करना हो तो आप आराम से कर सकते हो। आपको एक ही लाइन्स को बार बार लिखना नहीं पड़ता है, और यही ब्लॉक्स में तोड़ने को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। इतना ही सा है फंक्शन, और कुछ नहीं है। और एक और बात पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये बोलेंगे, कोई किसी को भी ना किधर से कोई मिथ हो या कोई बोल रखा हो कि प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल है या फिर प्रोग्रामिंग टफ है, नहीं बनता है। पूरे CS में अगर मेरे को सबसे स्कोरिंग और सबसे ईजीएस्ट कुछ लगता है तो प्रोग्रामिंग लगता है। स्टूडेंट्स कहाँ लैग करते हैं कि हम भी कभी ना कभी जब थे, जब मेरे को नहीं पता था प्रोग्रामिंग के बारे में, तो हमको क्या डर था ना कि ये कुछ अजीब सा है, नया है। तो कोई भी लैंग्वेज ना बेसिक, जैसे आपका इंग्लिश या हिंदी की बात करो तो बेसिक उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हो गए, फिर अल्फ़ाबेट से अपन वर्ड बनाना सीखते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर ग्रामर सीखते हैं, और उसके बाद फिर हम पैराग्राफ्स एंड ऑल स्टोरी। तो वही हर लैंग्वेज में है। हर लैंग्वेज का एक बेसिक फंडामेंटल होता है जिसको वो इस्तेमाल करता है, उससे वर्ड्स बनाए, फिर सेंटेंसेस बनाए एंड सो ऑन। सारे लैंग्वेज में आप जो नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करते हो बोलने में, हिंदी इंग्लिश हो या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सब में यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, कुछ भी नहीं। बस आपको क्या होता है ना, जो उसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, लाइक आपका लूप कैसे चलाते हो, कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे क्या होता है, कैसे चलाते हो। आप एक बार पता चल गया ना आपको किसी भी एक लैंग्वेज का कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे चलाते हो, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वही आप सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हो। बस चेंजेस क्या होते हैं सिंटेक्स का। जैसे कि आप अगर हमारे बिहार में बात करो, हिंदी में आप कहाँ जा रहे हो, तो अगर भोजपुरी में बोलोगे तो कहाँ जात मानी, दोनों का मतलब एक ही निकलता है, बस सिंटेक्स अलग अलग है। वही चीज़ है, आपको कॉन्सेप्ट अगर पता हो गया ना तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो, आपका काम हर जगह एक ही होना है।
इसीलिए क्या किए हैं, आपका मेरा पूरा फोकस रहेगा आपको सी पे सारे कॉन्सेप्ट बताने का। उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट साथ मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं ताकि हम हर कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करते जाएं। और लास्टली सम अप करने के लिए एक अलग से एक पीपीटी है जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं, और कुछ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी इंक्लूड कर रखे हैं मैंने, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके आए हैं जिससे बाकी सारे कॉन्सेप्ट पे भी एक एक क्वेश्चन हो जाए, ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप आराम से कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि मिडिल लेवल लैंग्वेज है, आपको मेनली दोनों का मतलब समझना था कि प्रोसीजर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। और इसमें काम का चीज़, ठीक है, एल्गोरिदम वगैरह तो आप जानते ही हो। एल्गोरिदम को एक शॉर्ट में बताते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम मिलता है, आप नॉर्मल लाइफ में आपको कोई मैथ्स का प्रॉब्लम मिला, तो आप डायरेक्टली सॉल्व करने नहीं बैठते हो। आप क्या करते हो, सोचते हो कि प्रॉब्लम ऐसा है तो इस पर शायद ये फॉर्मूला लगेगा, इसको इन स्टेप्स में हम सॉल्व करेंगे। वही होता है एल्गोरिदम। आप प्रोग्राम क्यों बनाते हो, कोई भी काम कंप्यूटर से आपको करवाना है उसके लिए आप प्रोग्राम बनाते हो। उसके लिए क्या होता है, आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है। लेट से आप एक मॉल के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बनानी है, आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपको किस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए। तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप कुछ प्लानिंग्स करते हो। प्लानिंग्स भी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। फिर कोई प्लानिंग ऐसा हो जो बहुत टाइम लेगा होने में, कोई प्लानिंग ऐसा हो जो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट दे। तो इसीलिए अपन एल्गोरिदम लिखते हैं प्रोग्राम लिखने से पहले, कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला है उसके सॉल्यूशंस आप क्या क्या करने वाले हो वो आप लिखते हो। उसी को आप क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। ये बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, देखो ये समझना है, ये क्या समझना है, अपन आर्किटेक्चर पढ़ चुके हैं तो ये समझने में आपको मुश्किल नहीं होगा। एक्चुअल में प्रोग्राम जो होता है वो कैसे चलता है। तो क्या होता है, आपका कोई भी प्रोग्राम परमानेंटली सेव्ड कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में, जिसको आप सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हो। जब भी आप कुछ भी प्ले करते हो, कोई वीडियो प्ले करते हो या कोई इमेज खोलते हो या कोई गाना प्ले करते हो, तो वो पर्टिकुलर फाइल उठ के नहीं आ जाता है, बनती है उसकी एक कॉपी। और वो कॉपी आती कहाँ पे है, प्राइमरी मेमोरी में, जिसको आप रैम भी बोलते हो। प्राइमरी मेमोरी क्यों आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी बहुत स्लो इन स्पीड होता है, अगर स्लो इन स्पीड है, सीपीयू उससे लेना शुरू करे तो बहुत टाइम लेगा। इसीलिए हम लोग प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट लाए एंड सो ऑन। ये अपन बहुत बात कर चुके हैं इस पर। ठीक है, तो एक कॉपी बन के कहाँ आता है, रैम में, और रैम से उस पर्टिकुलर कॉपी को लेता है सीपीयू। अभी कैश मेमोरी एंड ऑल इस पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आपको एक बेसिक शॉर्ट में समझाने के लिए। और वही उसको प्रोसेस करता है, मेमोरी यूनिट उसको रखता है टेम्परेरली, एंड अकॉर्डिंगली कंट्रोल यूनिट देखता है क्या काम करना है, कोऑर्डिनेशन वगैरह सब कुछ देखता है। और उसमें जो भी कैलकुलेशंस एंड ऑल परफॉर्म करना, चाहे वो अर्थमेटिक हो, लॉजिक हो, वो एलयू परफॉर्म करता है। ये बेसिक चीज़ अपन देख सके हैं। ठीक है, वैसे अब एक प्रोग्राम आप बना रहे हो और एक सॉफ्टवेयर, दोनों में डिफरेंस होता है। प्रोग्राम पोर्टेबल होता है पर सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं कि पोर्टेबल होगा। तो ये एक चीज़ है। तो प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर में चेंज करने का कुछ प्रोसेस होता है। तो पहला क्या है, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, आप प्रोग्राम देखोगे तो ऊपर में देखते हो ना, हैश से लिखा लाइन रहता है, जिसको आप हेडर फाइल्स भी बोलते हो। उसका बेसिक काम क्या होता है ना, कुछ फंक्शंस होते हैं ऐसे जिसको आप डिफाइन नहीं करते हो। इसके लिए आपको छोटी सी चीज़ ये समझनी है कि कंप्यूटर के पास खुद की सोच नहीं है, खुद समझ नहीं सकता, खुद कुछ कर नहीं सकता है। तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो ना, वो आपको बताना होता है कि ये करना है। आप डायरेक्टली प्रिंटफ का इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रिंटफ क्या करेगा ये भी आपको बताना होता है। तो ऐसे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम पहले से बता के रखते हैं। वो कहाँ सेव होता है, वो सेव होता है हमारे हेडर फाइल्स में, और उसी को डिनोट करने के लिए अपन हेडर फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हैशटैग आप studio.h, cone.h, मैथ, ये सब आप देख चुके होंगे। तो वो जब हम सी को कंपाइल करते हैं तो पहला क्या होता है, प्री प्रोसेसर जिन फाइल को डिनोट कर रहा होता है, उन फाइल्स में जो लाइंस लिखी हुई हैं, जैसे प्रिंटफ क्या करेगा, वो लाइंस को इंक्लूड करना, पहला काम वो होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ लाइब्रेरी फाइल्स के होते हैं। जैसे कि आप कीवर्ड्स के बारे में अगर नहीं सुने होंगे तो कीवर्ड्स क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, इफ़ हो गया। तो इन सब का भी कुछ ना कुछ मतलब होगा, इन सब का मतलब होता है लाइब्रेरी फाइल्स में। तो उन सब का मतलब हमारे फाइल में इंक्लूड करने का काम अगला होता है। उसके बाद क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स। फिर ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक करता है एंड सो ऑन। फिर जो बनता है वो हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। और बेसिक एक चीज़ ये भी आपको पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या होता है, .exe। ये बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, अब अपन आते हैं धीरे धीरे प्रोग्रामिंग पे। जल्दी करवा रहे हैं इसलिए क्योंकि इसमें आपको मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं उसमें हुआ क्या है, आपका एक तो 2-3 क्वेश्चंस होता है आपका प्रोग्रामिंग पे,
कि आपको एक प्रोग्राम देगा, उसको आपको आउटपुट देना होगा। फिर कुछ क्वेश्चंस पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट पे दे देता है, फिर आपका स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पे दे देता है, या यूनियन के कॉन्सेप्ट पे दे सकता है। तो आपको वो सारे कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। अगर समझ आ गया ना तो कोई क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम ना सबको आसान सरल सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। सरल भाषा में क्या ना, आप कनेक्ट कर पाओगे, और अगर कभी भी मिल गया तो आप आराम से कहानी के जरिए आप उसको जोड़ पाओगे। ठीक है, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर सिंपल ये समझो, बहुत सारे लोग हैं। अब हर व्यक्ति को पहचानने के लिए कुछ ना कुछ तो उसका नाम होता है। नामाकरण क्यों करते हैं? ताकि उसको हम पहचान सकें, ये अभिषेक कौन है, या अमन कौन है, या आर्यन कौन है। तो किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए उसका एक नाम दिया जाता है, वही होता है आइडेंटिफायर। सिंपल, जैसे एक फंक्शन आप बना रहे हो, उस फंक्शन को पहचानने के लिए अलग अलग फंक्शंस हैं, ये वाला फंक्शन कौन सा या वो वाला फंक्शन कौन सा है, इसके लिए उसको कुछ ना कुछ तो नाम देना होगा। आप अलग अलग वेरिएबल्स बनाते हो, सब पे आएंगे फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। आप अलग अलग वेरिएबल्स बना रहे हो। वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल होता क्या है? आपको कोई भी डेटा रखना होता है मेमोरी में। तो मेमोरी में जब डेटा रखना होता है तो आपको कुछ ना कुछ जगह चाहिए मेमोरी में, तभी तो आप डेटा रखोगे। तो उसी जगह का कुछ नाम देते हो, वही क्या हो गया, वेरिएबल नेम। और वही जगह जो आप मांगते हो मेमोरी से, वही जगह क्या हो गया, वेरिएबल। वेरिएबल जो आप मैथ्स में पढ़े हो, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या हो गया, वैसा जो चेंज हो सकता है। कांस्टेंट जो चेंज नहीं हो सकता है। जैसे वन, वन तो वन ही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। पर लेट से ए है, ए में हमने वन डाल रखी है। मैंने क्या बता रखा है आपको कि ए की वैल्यू अभी वन है। कोई दूसरा बंदा आया, उसमें एक इंक्रीमेंट करके चला गया, अब ए की वैल्यू क्या हो गई, दो। तो ए की वैल्यू चेंजेबल है, तो ए क्या हो गया, वेरिएबल। और ये वन, वन तो वन ही रहेगा ना, वन में कोई चेंज नहीं होगा, तो वन क्या हो गया, कांस्टेंट। ये बेसिक चीज़ें आप पहले भी जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स होते हैं वैसे कुछ वर्ड्स, टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। कुछ वैसे वर्ड्स जिनका हम प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं और जिनका मतलब पहले से दिया हुआ रहता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स या प्री डिफाइंड वर्ड्स, आप कुछ भी बुला सकते हो। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था कि किसी प्रोग्राम, किसी लैंग्वेज के लिए एक कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में ABCD है, हिंदी में क ख ग घ है, आ ई है। तो उन सब से मिलके ही हमारा हिंदी लैंग्वेज बना। वैसे ही ABCD से मिलके हमारा इंग्लिश लैंग्वेज बना। वैसे ही हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे मिलके बना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेट। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। देखिए, इससे एक चीज़ और आप इंक्लूड कर लीजिए, कैपिटल एंड स्मॉल बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल एंड मतलब कैपिटल ए का मतलब अलग होगा, स्मॉल ए का मतलब अलग होगा। इससे आप क्या समझते हैं कि हमारा जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, उसके लिए कैपिटल ए अलग होगा और स्मॉल ए अलग होगा। ठीक है, जो जैसे जैसे जोड़ते जा सकते हैं वो हम जोड़ते जाएंगे, ताकि ये सबसे क्वेश्चन बनता है कि क्या सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव है? हाँ है। ठीक है, तो और क्या है कैरेक्टर सेट्स में? अल्फ़ाबेट के अलावा आप डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, सारे डिजिट्स 0 to 9 तक। उसके बाद आपके बहुत सारे सिंबल्स आपने कीबोर्ड पे देख रहे होंगे, जिसको आप स्पेशल सिंबल्स भी बोलते हैं। तो सारे सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस क्या, जो आप वो बड़ी वाली वो होती है ना कीबोर्ड पे, जिसको आप प्रेस करते हो तो एक जगह आगे बढ़ जाता है, उसी को अपन वाइट स्पेस बोलते हैं, आपको पता होगा। ठीक है। ये सारे क्या हो गए, कैरेक्टर सेट। बेसिक से लेके चलते ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रूल्स फॉर आइडेंटिफायर समझ जाओ। इसमें एक लाइन मिसिंग है, वो हम आगे इंक्लूड किए हुए हैं, मेरे को याद है क्योंकि हम पढ़ाए हैं इसको। ये मेरा ही बनाया हुआ PPT है, ये अपन जब क्लास लेते थे तो उस समय का बना हुआ PPT है। तो रूल्स फॉर आइडेंटिफायर आप समझ गए ना। तो अगर आपको कोई पूछेगा ना वेरिएबल का नेमिंग का क्या रोल है, फंक्शन का क्या रोल है में नेमिंग का, या एरे का नेमिंग का क्या रोल है, तो सारा सेम ही है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिफायर ही हैं, नेम्स आइडेंटिफायर, वेदर इट्स वेरिएबल नेम, वेदर इट्स फंक्शन नेम और एरेज नेम। नेमिंग मतलब किसी को पहचानना है ना, तो उसका नाम वही है आइडेंटिफायर। तो किसी का भी नाम देने के लिए एक सर्टेन रूल है जो फॉलो करते हैं। वो रूल क्या है? सबसे पहली रूल ये है कि हम किसी के नामकरण में सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल्स में सिर्फ एक अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को याद है जब मैंने यहाँ लेक्चर का इंटरव्यू दिया था, मेरे से ये क्वेश्चन आया था कि आप बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है कि रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स क्या क्या है। तो ये आप समझ सकते हो उसे कितना इंपॉर्टेंट है, भले ही बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आइडेंटिफायर के लिए बनाने के लिए रूल्स क्या क्या है? पहला, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, अंडरस्कोर के अलावा कोई और सिंबल नहीं। ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि कोई भी आइडेंटिफायर सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है कोई भी आइडेंटिफायर।
ठीक है। और तीसरा क्या है, केस सेंसिटिव। ये तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि केस सेंसिटिव स्मॉल ए का मतलब अलग और बड़ी वाली ए का मतलब अलग, कैपिटल ए का मतलब अलग, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और इसमें पॉइंट होता है, वो पॉइंट ये है ना कि आप कीवर्ड्स को, कीवर्ड समझ रहे हो ना, कीवर्ड का कुछ स्पेसिफिक काम होता है, इसीलिए कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर के रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, आइडेंटिफायर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। आइडेंटिफायर में आप सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट, नंबर और अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो, अंडरस्कोर के अलावा कोई और सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। स्टार्ट, तो सबसे पहला लेटर होगा आपके आइडेंटिफायर का, वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर हो सकता है। और तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि जो हमारा आइडेंटिफायर होता है वो केस सेंसिटिव इन नेचर होता है, मतलब कैपिटल का मतलब अलग, स्मॉल का मतलब अलग। आप कैपिटल ए के नाम से एक वेरिएबल बनाए हो तो वो अलग वेरिएबल है, और स्मॉल ए के नाम से एक वेरिएबल बनाए हो वो अलग वेरिएबल है। चौथा रूल क्या है कि आइडेंटिफायर में किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कांस्टेंट सिंपल है, कांस्टेंट जिसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल ये सब पे बात कर चुके हैं, जिसमें अपन कोई भी डेटा रखने के लिए काम आता है। बेसिक क्या होता है कि मेमोरी में एक जगह लेते हैं जिसमें हम कोई भी अपना डेटा को स्टोर करते हैं। अलग अलग टाइप क्या है, अब उसको उसी को अपन डेटा टाइप में पढ़ते हैं कि अलग अलग टाइप का है। अगर आपको इंटीजर टाइप का वैल्यू रखना है तो उसको क्या बोलेंगे, इंट टाइप का। अगर आपको 1.1, 1.3 फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू रखना, उसके लिए आप फ्लोट इस्तेमाल करते हो। बड़ा स्पेस चाहिए, लॉन्ग, डबल एंड सो ऑन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको चार चीज़ें एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए, इंटीजर, फ्लोट, उसके बाद आपका कैरेक्टर और आपका स्ट्रिंग। ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए। इंटीजर, फ्लोट बता दिए, कैरेक्टर समझो। कैरेक्टर का सिंपल मतलब ये होता है सिंगल कैरेक्टर, चाहे वो 1 हो, चाहे वो कोई सा सिंबल हो, @ हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, वो सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर होना चाहिए, वो आपके कैरेक्टर में आता है। और स्ट्रिंग क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। अगर कुछ सेट मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स को आप एक साथ लेते हो तो वो क्या हो जाता है आपका, वो आपका स्ट्रिंग हो जाता है, ठीक है। चलो, रूल्स फॉर वेरिएबल वही सेम है जो आप आइडेंटिफायर के लिए पढ़े हो, और वही कीवर्ड्स की बात कर रहे थे। ये याद रखना कि एनसी स्टैंडर्ड में टोटल 32 कीवर्ड होते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यूज़ करते जाते हो, आपको पता चलते चला जाता है। तो क्यों नहीं यूज़ करते आइडेंटिफायर में, क्योंकि इसका एक अलग सा काम होता है। अगर आप उसको आइडेंटिफायर में डाल दो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, बस इसीलिए कीवर्ड्स को अपन आइडेंटिफायर में इस्तेमाल नहीं करते हैं, आइडेंटिफायर का नेमिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये देख के आप बताओ ये कैसे किया। अब ये बताओ आप पहला वाला, इसमें चेक करना है कि कौन सा पर्टिकुलर आइडेंटिफायर में आप नेमिंग कर सकते हो, पहला वाला होगा या नहीं होगा। माई वॉइस इज़ ब्रेकिंग, आई डोंट थिंक सो। इज़ माई वॉइस ब्रेकिंग? नो ना। हाँ, ये बताइए आप, पहला वाला आइडेंटिफाई, आप अपन ने रूल पढ़ा आइडेंटिफायर के लिए कि किसी का भी कोई भी वेरिएबल का नाम करने को या किसी का भी नामकरण में एक सर्टेन रूल फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो ये लिखा हुआ है SWITCH, स्विच, क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नो, नो। ओके, इससे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊं। यस, इसको कर सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स में सिर्फ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल होता है। इसमें आप एस देखो, एस कैपिटल है, ध्यान से देखो। और यहाँ पे आप देखो कीवर्ड्स में स्विच आता है, पर स्विच आप जितने भी कीवर्ड्स आप देखोगे सब में स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल है, और मैंने यहाँ स्विच में एस कैपिटल रखा है, ध्यान से देखो। समझ में आया मेरे? ये जानबूझ के मैंने करा था, ठीक है। आगे देखो, अगला INT, इंट। इंट का ये सही है या गलत है आइडेंटिफायर में? नो, बहुत बढ़िया, क्योंकि सारा स्मॉल है, ठीक है। चलो, ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए इसमें, क्योंकि क्वेश्चन जितने क्वेश्चन मिलेंगे ना उसमें कॉन्सेप्ट होगा, तो आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है। अगला देखो, 135 कर सकते आइडेंटिफायर में? जल्दी बताना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, क्योंकि अपन डिजिट्स का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर डिजिट से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1 GB? नहीं, ये भी सिंपल है। अच्छा, अगला अंडरस्कोर खगड़िया? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ाबेट से अंडरस्कोर है और स्टार्टिंग भी अंडरस्कोर से हुआ है, अंडरस्कोर अल्फ़ाबेट दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला @ खगड़िया? बहुत बढ़िया, नो, क्योंकि @ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सिंबल में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पटना @ 2? ये तो तब भी आप समझ गए होगे, नहीं, ठीक है। अच्छा, GP स्पेस खगड़िया?
नो, क्योंकि क्यों, इसमें वाइट स्पेस है, वाइट स्पेस नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला ही अंडरस्कोर शी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्कोर अल्फ़ाबेट है और अल्फ़ाबेट से स्टार्ट भी है। चलिए ये आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, कैरेक्टर के बारे में आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया, उसके अकॉर्डिंग आप बताओ पहला वाला एज ए कैरेक्टर सही है या नहीं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो वाइट स्पेस ही क्यों ना हो, सिंगल होना चाहिए। पहला वाला है, सही है, हाँ, क्योंकि ए है, सिंगल है। ठीक है, चलो अगला बताओ, सेकंड वाला, सेकंड बताओ, सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सेकंड बताओ। अरे कोई तो यस बोलो। सेकंड वाला नहीं कर सकते, 3 कैरेक्टर है, 1 डेसिमल और 0, इसीलिए नहीं कर सकते। ठीक है, अगला वाला जल्दी बताओ। नो, हाँ बहुत बढ़िया, ये भी नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स आ गए, एक तो नेगेटिव साइन और एक 1। नेगेटिव एक ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर, और 1। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगला बताओ। यस, हाँ वाइट स्पेस है, सिंगल वाइट स्पेस है, कर सकते, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला बताओ, ए बी, ये तो सिंपल है, नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगला बताओ, एट द रेट वाला। हाँ कर सकते, क्या दिक्कत है, क्या ये सिंबल है बट सिंगल है, जो सिंगल है वही चलेगा यहाँ पे, कपल्स। हाँ बोलो। कैरेक्टर का मतलब सिंपल यही होता है कि सिंगल एंटिटी, सिंगल सिंगल, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, डिजिट हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, कुछ भी हो सकता है। कैरेक्टर होगा, नहीं नहीं, उसको स्ट्रिंग फिर बुलाएंगे हम। और स्ट्रिंग और कैरेक्टर में एक और डिफरेंस है, स्ट्रिंग के लिए हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं और कैरेक्टर के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो वेरिएबल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आप पे वापस, ये अच्छा आइडिया था। ओके, वेरिएबल, देखिए कुछ भी बनाते हैं, वेरिएबल बनाओ, सब में कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक जगह कॉन्सेप्ट समझ गए बाकी सब आसान हो जाएगा। वेरिएबल बनाओ, फंक्शन बनाओ, एरे बनाओ, सबसे पहला काम, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है वो समझो। आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपको कंपाइलर को बताना होता है कि हम ये कर रहे हैं, ये समझ लो बस। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, आपको कंपाइलर को बताना कि हम ये करने वाले हैं। आप वेरिएबल बना रहे हो, तो आपको बनाने से पहले बताना होता है कंपाइलर को कि हम वेरिएबल बना रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। डेफिनेशन, डिफाइन करना कि वेरिएबल क्या होगा, कैसा होगा। जैसे INT, लेट से कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल दिए हैं कहीं पे, हाँ ये रहा, देखो ये एग्जांपल है, INT नंबर, ये क्या है, ये डिक्लेरेशन है, इसको आप डेफिनेशन भी बोल सकते हो, इसको डिफाइन किए हुए हैं। डिक्लेरेशन क्या बोलता है, INT का मतलब क्या हुआ, ये है इसका डेटा टाइप, मतलब जो पर्टिकुलर वेरिएबल हम बना रहे हैं उसमें किस तरह का डेटा रख सकते हैं, वही होता है डेटा टाइप। लेफ्ट में किसी भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन के लेफ्ट में क्या लिखते हैं, उसका डेटा टाइप, मतलब उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन जिसको ये वेरिएबल लेना चाह रहा है, उस मेमोरी लोकेशन पे ये वेरिएबल क्या रखेगा, वही है डेटा टाइप। उसके अकॉर्डिंग वो जगह लेता है, क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग साइज़ होता है। जैसे लेट से इंटीजर 2 बाइट का साइज़ लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट का लेता है, तो अलग 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 डेटा टाइप के हिसाब से अलग अलग साइज़ मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें साइज़ उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं जिस अकॉर्डिंग हम उसमें डेटा रखने वाले हैं। ठीक है, तो जो लेफ्ट में लिखते हैं वो क्या होता है, डेटा टाइप, जो बताता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल में हम क्या रखने वाले हैं, किस तरह का डेटा रखने वाले हैं, डेटा टाइप किस तरह का डेटा है वो। और राइट में क्या लिखते हैं, आइडेंटिफायर, जिससे उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम पहचानेंगे। जैसे अलग अलग वेरिएबल्स हैं, कौन सा वेरिएबल कौन सा है उसको पहचानने के लिए तो होना चाहिए ना, तो उसी के लिए क्या होता है, आइडेंटिफायर, जिसको अपन वेरिएबल नेम भी बुला सकते हैं। ठीक है, ये ईजी है, समझ गए होगे आप। इनिशियलाइजेशन क्या है, आपने वेरिएबल बना लिया, जब आप उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू डालते हो उसी को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। जब तक नहीं डालते हो तब तक क्या होता है उसमें, गार्बेज वैल्यू, सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, चलो प्रिंटफ पे बात करते हैं। प्रिंटफ पे बात करते हैं, सब पे आएंगे, फंक्शंस पे आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। पहले प्रिंटफ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रिंटफ का बहुत यूज़ होता है, और प्रिंटफ पे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं कि आप लोग मोस्ट ऑफ यू हैवंट डन दैट। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सिंपल होते हैं और कहीं कहीं पूछ दिया था आपको, अचानक से अलग सा कुछ मिल जाता है। ठीक है,
प्रिंटफ पे कुछ कुछ चीज़ें बात करेंगे। प्रिंटफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले समझते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। जब आप किसी पर्टिकुलर, एक सेकेंड आप रुक जाइए, थे प्रिंटफ पे थे, ठीक है, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर थे। फॉर्मेट स्पेसिफायर को ही आप क्या बोलते हो, प्लेस होल्डर भी बोलते हो। फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का आपको वैल्यू प्रिंट करवाना है, या किसी का भी, लाइक लेट्स से आपको किसी एरे का कोई वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड जब आपको कोई वैल्यू प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल लेते हो प्लेस होल्डर का, या फिर आप उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बोल सकते हो। वो क्या बताता है कि जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का हम वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं वो पर्टिकुलर वैल्यू किस टाइप का है। जैसे हम %d के एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। %d क्या बताता है, डेसिमल टाइप का। जब आपको किसी इंटीजर का वैल्यू प्रिंट करवाना है उसके लिए आप %d यूज़ करते हो, फ्लोट के लिए %f यूज़ करते हो, स्ट्रिंग के लिए %s यूज़ करते हो, कैरेक्टर के लिए %c यूज़ करते हो, एंड सो ऑन। तो जिस तरह के वेरिएबल का आपको वैल्यू प्रिंट करवाना है वो बताना पड़ता है प्रिंटफ में कि आप किस तरह के वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो। उसी के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, %d का। ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रिंग। आपको दिख रहे होंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास। आपको क्या दिख रहे होंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास। ये डबल इन्वर्टेड कॉमास क्या है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखा होता है ना वो है स्ट्रिंग। इन डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो जैसे का तैसा प्रिंट हो जाता है, बस अगर वो फॉर्मेट स्पेसिफायर हो, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं हो, या फिर आप देखते हो \n\t वो, या फॉर्मेट स्पेसिफायर, इन दोनों के अलावा कुछ भी डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें हम क्या डालने की बताने की कोशिश किए हैं कि जितने आप फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर है, उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको देने होते हैं। क्यों, क्योंकि आप 3 वैल्यूज़ प्रिंट करने को कह रहे हो पर आप दे रहे हो 2 वैल्यूज़ का ही जगह, तो ये गलत है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन सीखते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स के बारे में आप जानते होंगे, इंटीजर क्या है, एक तरह का डेटा टाइप है जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के काम आता है। और ये किसी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग कहीं पे 2 बाइट का जगह लेता है, किसी आर्किटेक्चर में किसी में 4 बाइट का जगह लेता है। आप मोस्टली एग्जाम पर्सपेक्टिव से 2 बाइट आप एज्यूम करके चल सकते हो, मोस्टली 2 बाइट का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसमें साइंड अनसाइंड है, जब आप साइंड डिजिट्स को लेना चाहते हो उसके लिए आपका इसका रेंज है, ये सब याद करने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, ये अगर आपको बेसिक से पूरा पढ़ना हो उसके लिए ज़रूरत है। ठीक है सर एक डाउट है। बोलो। साइन डिजिट हो गया, उसका डिजिट कोड हो गया। साइंड, जिसका कोई साइन, जो जिसका कोई साइन है, जैसे आपको नेगेटिव वैल्यूज़ और पॉजिटिव वैल्यूज़ दोनों ले रहे हो, तो ये क्या साइंड मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव साइन है। जिसका कोई साइन नहीं हो, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज़ को जब आप लोगे तो वो क्या हो गया, अनसाइंड हो गया। समझ गए, ठीक है। चलो, ये सब काम का नहीं है आपका, अपन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सीखेंगे। ठीक है, हाँ ये काम का है। ये इसके बारे में अपन, अगर आपको याद होगा तो कंपाइलर जब पढ़ रहे थे तब भी हम डिस्कस किए थे कि इस तरह का क्वेश्चन एक आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे सेमेस्टर एग्जाम्स में हम देखें कि टोकन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। आपको एक प्रोग्राम दे देगा, उसमें बोलेगा कि आप बताओ काउंट करके कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ टोकन्स हैं। तो टोकन्स में आपको बस यही जानना है कि किस किस को अलग अलग मानते हैं। जैसे आपको कीवर्ड मिला तो वो पर्टिकुलर कीवर्ड एक टोकन होगा। अगर आपको किसी का भी नाम मिला, फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम, वो पर्टिकुलर आइडेंटिफायर एक टोकन होगा। अगर आपको स्ट्रिंग मिला, स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ जो भी वो पूरा पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग है, तो वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक आइडेंटिफायर होगा। कांस्टेंट मिला, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू एक आइडेंटिफायर है। 11 हो तब भी एक आइडेंटिफायर है, 1 हो तब भी एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, ऑपरेटर्स, जैसे आप अलग अलग ऑपरेटर यूज़ करते हो, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस माइनस, डिवाइड, मॉड्यूलस, तो वो सारा एक ऑपरेटर एक टोकन। ठीक है, कोई भी सिंबल्स मिला, @ कोई भी स्पेशल सिंबल मिला, तो वो सारे एक आइडेंटिफायर, सेमीकोलन एक आइडेंटिफायर। बस इतना आपको पता होना चाहिए, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको ना। एक मालूम, मोटा मोटा मालूम चल जाएगा ना कि जो एक एक फंडामेंटल यूनिट्स को हम एक टोकन काउंट कर रहे हैं बेसिकली। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता तो आप एक बार 2-3 बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए क्या करते हैं, ये क्वेश्चन एक बारी आप खुद से इसमें काउंट करो और उसके बाद मेरे को बताओ, फिर हम उसको करके बताएंगे अपने एंड से। जितना बताएं कैसे कैसे टोकन काउंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप खुद से एक बारी काउंट करो, बताओ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर एक बारी खुद से करो उसको तब तक हम भी काउंट कर लेते हैं।
मेरे तो हो गए। एक सेकेंड। अच्छे से काउंट करो, अच्छे से पूरे प्रोग्राम में काउंट करना है कितने आइडेंटिफायर, कितने टोकन है, सॉरी आइडेंटिफायर बोल रहा हूँ मैं, कितने टोकन हैं, सॉरी आइडेंटिफायर काउंट कर दिएगा तुम लोग। कितने आइडेंटिफायर हैं इसमें वैसे? एक, दो, तो ही आइडेंटिफायर है वैसे तो। टोकन्स काउंट करने हैं 21। 21 तो कम है। नहीं 21 नहीं है, मैंने वापस चेक कर लिया, 21 नहीं है। अच्छे से काउंट करो, फिर बताऊंगा मैं, आप एक बार ट्राई कर लो। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसा, इतना इतना बड़ा नहीं देंगे, दो या तीन लाइन का दे देंगे। नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन, आई विल हेल्प यू आउट, पर प्लीज़ एक बार खुद से ट्राई कर लो, आई विल डेफिनेटली टेल यू। एक बार और देख लो ये टोकन्स में क्या क्या होता है, अलग अलग आपको, अलग अलग एक कीवर्ड एक टोकन, एक आइडेंटिफायर एक टोकन, ऐसे करके आपको काउंट करना है टोटल कितने नंबर ऑफ टोकन्स है। 26 भी कम है ना, 26 भी नहीं है। अच्छे से काउंट करो। दो अलग अलग करली ब्रैकेट, दो अलग अलग टोकन हो गए, दोनों को एक में काउंट मत करना, या दो अलग अलग स्मॉल ब्रेसेस, दो अलग अलग टोकन हो गए। चलो इतने हिंट दे रखा हूँ, अभी काउंट करके बताओ। कोई तो एक बताओ सही आंसर, अभी तक किसी का सही नहीं आया ना। 26 ना है ठीक है, हम ये यूज़ कर लेते हैं, ध्यान से देखो। वॉइड, वॉइड एक टोकन हुआ। मेन, मेन एक टोकन हुआ। मेन क्या है, इस मेन फंक्शन का नाम है मेन। वॉइड क्या है, वॉइड बता रहा है, एक तरह का समझो डेटा टाइप, रिटर्न टाइप यहाँ पे एक्चुअली है, ये रिटर्न टाइप है या फिर डेटा टाइप कह लो। वॉइड हो गया। अब पीपीटी क्लियर नहीं दिख रहा? कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, पीपीटी क्लियर नहीं दिख रहा? और लोगों को भी पीपीटी देखने में दिक्कत हो रही है क्या? ब्लर आ रहा है, ब्लर, ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है, एक सेकंड। अभी ठीक है? यस सर, अब ठीक है। ठीक है, अब हम एनोटेशन यूज़ कर पाएंगे? ये प्रॉब्लम है, एनोटेशन यूज़ नहीं कर पाएंगे फिर हम। क्या करें, ठीक है ठीक है, हम बोल बोल के समझाते हैं। अब ध्यान से आप करते जाना, आप काउंट करते जाना मेरे साथ। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ध्यान से देखो। ये जो वॉइड है ना, वॉइड आपका क्या हो गया, एक, एक हो गया। कैसे एक टोकन हो गया? वॉइड क्या है, एक तरह का डेटा टाइप है, यहाँ पे तो एज ए रिटर्न टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक का एक टोकन हो गया। मेन एक टोकन हो गया। मेन के बाद आपको दो स्मॉल ब्रेसेस दिख रहे होंगे, तो ये दो टोकन हो गए। तो पहला लाइन में कितने टोकन हो गया, 4 टोकन। ठीक है, हम लिखते चले जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पहले में कितने हो गए, 4 हो गए। वैसे ही अगले लाइन में आप देख सकते हो आसानी से एक टोकन है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, कैर, कैर क्या है, कैर भी डेटा टाइप है, एक टोकन हो गया। सी क्या है, सी एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल का नाम, वो एक टोकन हो गया। और एक सेमी कोलॉन एक टोकन हो गया। टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 3 हो गए। 4 3 7, एक 8 टोकन हो चुके हैं। प्रिंटेफ, प्रिंटेफ भी क्या है, प्रिंटेफ भी एक फंक्शन का नाम है, तो ये एक टोकन हो गया। प्रिंटेफ एक टोकन हो गया। प्रिंटेफ में आप देख रहे हो कि दो स्मॉल ब्रेसेस हैं, ये दो स्मॉल ब्रेसेस दो हो गए, तो एक और दो एक 3 हो गए। याद रखना आप लोग, मेरे को थोड़ा बताना पिछला काउंट। प्रिंटेफ एक हो गया, इसके अंदर दो स्मॉल ब्रेसेज हैं वो दो, तो एक और दो 3 हो गए। और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग होता है, और पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग एक टोकन होता है, तो कुछ भी लिखा हो अंदर उसे कोई मतलब नहीं है, सब मिला के एक स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग मतलब एक टोकन। दो स्मॉल ब्रेसेज, एक स्ट्रिंग, एक प्रिंटेफ, कितने हो गए 4, और एक सेमी कोलन 5। तो इस लाइन में कितने हो गए 5। वैसे ही स्कैनएफ क्या हो गया, स्कैनएफ भी एक फंक्शन का नाम है, तो वो एक टोकन हो गया। दो स्मॉल ब्रेसेस, तो दो टोकन वो हो गया, दो और एक 3 हो गया। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ जो भी लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो तो हम कहाँ थे, स्कैनएफ सिंपल है, आप देख लो एक बारी। स्कैनएफ, स्कैनएफ एक फंक्शन का नाम है, तो वो एक टोकन हो गया। इसमें दो स्मॉल ब्रेसेस आपको दिख रहे होंगे, दो स्मॉल ब्रेसेस, दो टोकन हो गए। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिर्फ और सिर्फ %c लिखा हुआ है, तो ये पूरा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितना लिखा हुआ पूरा एक टोकन हो गया, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, उसको स्ट्रिंग काउंट करते हैं। फिर देखो एक कॉमा है और एक सी है, तो कॉमा एक टोकन, सी एक टोकन, क्यों, सी एक आइडेंटिफायर है, और एक सेमी कॉलन। टोटल काउंट करो, स्कैनएफ एक, दो स्मॉल ब्रेसेस 3 हो गए, फिर एक स्ट्रिंग 4 हो गया, एक कॉमा 5 हो गया, सी 6 हो गया, और सेमी कोलन 7 हो गया।
पिछला काउंट करते जाना, इसमें 7 था, पिछली लाइन में कितना था, ठीक है आप काउंट कर लो, लास्ट में हम जोड़ देंगे पूरा। अगले में कि प्रिंट एफ एक दो स्मॉल ब्रेसेस, मतलब स्मॉल ब्रेसेस दो है ना, स्टार्टिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग, तो एक प्रिंट एफ दो ब्रेसेस 3 हो गए। पूरा का पूरा लाइन एक स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, एक टोकन, तो दो स्मॉल ब्रेसेस एक प्रिंट एफ और एक स्ट्रिंग, कितने हो गए, 2 एक 3 एक 4 और एक सेमीकोलन 5। वैसे ही गेट सी एच एक, अब देख लेना कीवर्ड वाले में जाके, गेट सी एच एक कीवर्ड है। वैसे ही दो स्मॉल ब्रेसेस, तो 1 2 3 और एक 4, और लास्ट में एक और कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है आपको 5। टोटल काउंट करते हैं, वॉइड मेन और 2 2 2 4, अगली लाइन में 1 5, अगली लाइन में 3 5 3 8, अगली लाइन में 1 2 3 4 8 4 12, स्कैनएफ में 1 2 3 4 5 6 7 12 7 19 हो गया। अगली लाइन में प्रिंटएफ 1 20, दो स्मॉल ब्रेसेस 22 और एक बीच में स्ट्रिंग 23 और सेमीकोलन 24। गेट सी एच 25 दो स्मॉल ब्रैकेट 2 27 और एक सेमीकोलन 28 और लास्ट 29। अच्छा हाँ 29 ही है, 29 ही है ना कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, नहीं 30 है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। टोटल काउंट कर लेना फिर से 30 है। ये समझ में आया सबको या कोई दिक्कत है इसमें अभी भी?